फिल्म की शुरुआत 1986 से होती है, जहां हम माँ बेटी को जंगल में घूमते हुए देखते हैं। अचानक डर के मारे वे चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे मानव अंग पड़े हुए हैं, जैसे कि किसी इंसान को काटकर फेंका गया हो। यह सब कैसे हुआ, यह दिखाने के लिए कहानी में एक रात की रिपोर्ट है कि उस रात एक उल्का वर्षा होने वाली है। पहले लोग मानते थे कि जब भी उल्काएं धरती पर गिरती हैं, तो वे केवल तबाही और विपत्ति लाती हैं, जिससे इंसानों की जान खतरे में पड़ जाती है। कुछ धार्मिक लोग मानते थे कि जब दुनिया में बुराई बहुत बढ़ जाती है, तो भगवान सजा देने के लिए उल्काओं को धरती पर गिराते हैं। फिल्म आगे बढ़ती है और हम कैस्टर के समूह को देखते हैं, जो जंगल से गुजर रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी रोकता है, जो कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा पॉपॉय है। वह उन्हें यहाँ से वापस जाने की सलाह देता है और उल्काओं के खतरे के बारे में बताता है, लेकिन जब वे उसकी बात नहीं मानते, तो वह वहाँ से चला जाता है और वे अपना सफर जारी रखते हैं। जब वे पिकनिक स्थल पर पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि उनके दो दोस्त पहले से वहाँ पहुँच चुके हैं और पिकनिक की सारी तैयारी कर ली है। कैस्टर की बहन ओलिव सब कुछ चेक करने के लिए जाती है और थोड़ी दूरी पर देखती है कि दो लड़के एक बूढ़े आदमी को बेरहमी से मार रहे हैं। जब वे रोकने की कोशिश करती हैं, तो लड़के गंदी नजर डालते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ओलिव के पीछे उसका भाई और दोस्त भी हैं, तो वे वहाँ से भाग जाते हैं। वे बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए वहाँ जाते हैं, जिसके हाथ में एक कॉमिक बुक होती है, जिस पर वह बहुत विश्वास करता है। वह उन्हें बताता है कि ये उल्काएं इंसानों को न्यूटेंट्स में बदल देंगी। वह उन्हें चेतावनी देता है कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है और उन्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन बच्चे उसकी बात नहीं मानते और उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके दो दोस्त और आ जाते हैं, जो उनके लिए ड्रग्स लेकर आए हैं, लेकर अब नशे में धुत हो गए थे। शाम भी हो चुकी थी और हमें यहाँ पॉपॉय को दिखाया गया, जो अपने लिए मछली पकड़ रहा था। तभी मेटियोर शावर भी शुरू हो गया। पॉपॉय यह सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। इसी दौरान एक छोटा सा मेट्रॉइड आकर उसकी सिगार के अंदर चला गया। पॉपॉय को इसका एहसास नहीं हुआ और उसने सिगार को इनहेल कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह मरने के करीब पहुंच गया। वह तड़पने लगा, लेकिन तड़पते हुए वह नहीं मरा, बल्कि उसकी बॉडी म्यूटेट होने लगी। उसके कई हिस्से बड़े हो गए और वह एक म्यूटेंट इंसान बन गया। म्यूटेंट बनने के बाद उसकी सारी तकलीफें खत्म हो गयी। उसने मछली पकड़ना छोड़कर पानी से बाहर निकल आया और उसके सामने वही दोनों लड़के आए, जिन्होंने पहले एक बुजुर्ग आदमी को बुली किया था। वे इसे भी बुली करने का सोचते हैं और एक लड़का आकर पॉपॉय को पंच कर देता है। दोनों लड़के इस समय नशे में थे। पॉपॉय को उसकी इस हरकत से इतना गुस्सा आया कि उसने उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया, जिससे उसका चेहरा टुकड़ों में बंट गया और वहीं उसकी मौत हो गई। लड़ाई के दौरान पॉपॉय का पाइप भी टूट गया था, इसलिए उसने उसी लड़के की हाथ की हड्डी तोड़कर उसे अपने सिगार पाइप के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो लड़का मारा गया था, उसका दूसरा साथी भागकर ओलिव के पूरे ग्रुप को चेतावनी देने गया कि यहाँ एक भयानक आत्मा उन्हें मारने आ रही है, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वह लड़का पूरी तरह खून में लथपथ था। अब उसी ग्रुप का एक लड़का वॉशरूम में जाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पॉपॉय को भी वॉशरूम की जरूरत महसूस हुई, तो वह दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। वह लड़का उसे ऐसे देख रहा था जैसे पूछना चाह रहा हो कि क्या समस्या है। पॉपॉय ने उसे ऐसे देखने पर उसका सिर पकड़ लिया और इतनी जोर से घुमाया कि उसका सिर टूटकर पॉपॉय के हाथ में आ गया। सिर धड़ से अलग हो गया, जिसके बाद पॉपॉय ने बेरहमी से उसका सिर साइड में फेंक दिया, जैसे वह एक रैपर हो, और फिर उसकी बॉडी के ऊपर बैठ गया। आखिरी बार उस लड़के के सिर को दिखाया गया, जिसकी आंखें बहुत डरावने अंदाज में हिल रही थी, और अंत में वह पूरी तरह से मर गया। अब हम उनके ग्रुप को देखते हैं, जिसमें से एक कपल टेंट में चला जाता है और बाकी 4 लोग आसमान के नीचे मेटियोर शॉवर का आनंद लेने लगते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें एहसास होता है कि उनका साथी वॉशरूम में गया था और अब तक वापस नहीं आया। वे डर जाते हैं और उसे खोजने का फैसला करते हैं। इसी बीच उनके टेंट के पास पॉपॉय आता है। टेंट के अंदर वह कपल था और जैसे ही वे अंदर जाते हैं, लड़के के सिर में मौजूद हड्डी से वार करके उसे मार डालता है। इसके बाद वह लड़की को भी मारने के लिए उसका सिर घुमाते हुए उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। इस बीच चारों को अब तक अपना बिछड़ा हुआ साथी नहीं मिला था। वे 2 समूहों में बंटकर उसे खोजने का फैसला करते हैं। कैस्टर और उसकी गर्लफ्रेंड एक तरफ चले जाते हैं, जबकि ओलिव और उसकी साथी दूसरी तरफ। उन्हें वहाँ एक मेटियोर मिलता है, जबकि दूसरी तरफ कैस्टर और उसके साथी को अपने साथी की लाश मिलती है, जिसके ऊपर सिर नहीं था। यह देखकर वे बुरी तरह घबरा जाते हैं और चीखते हैं। दूसरी तरफ ओलिव भी चीखता है। ओलिव की चीख का कारण उसकी साथी को प्रपोज करना था, लेकिन चीखने का असली कारण यह था कि ठीक प्रपोज करते समय एक मेटियोर आकर उस लड़की के सिर के आर पार हो गया, जिसे ओलिव प्रपोज कर रहा था। यह भयानक दृश्य देखकर ओलिव की चीख निकल गई। अब उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने यहाँ के लोगों की बातों पर क्यों नहीं ध्यान दिया।
बार बार लोग उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। खैर, वे फैसला करते हैं कि उन्हें जल्दी वापस निकलना चाहिए, लेकिन कैसे? कैंप के पास जाकर वे देखते हैं कि पोपॉय आराम से वहाँ बैठा हुआ है और आनंद ले रहा है। वे तीनों हैरान और परेशान हो जाते हैं कि वह बूढ़ा आदमी जिसे उन्होंने दोपहर में देखा था अब इतना ताकतवर कैसे हो गया। आखिरकार वे परेशान थे कि वे भागे कैसे, क्योंकि उनकी गाड़ी की चाबी भी टेंट में थी जहां पोपॉय बैठा था। ओलिव ने तय किया कि वह अपनी जान को खतरे में डालकर टेंट तक जाएगी। धीरे धीरे चुपचाप वह टेंट के अंदर चली जाती है, जहां वह बाकी दोनों की लाश देखकर डर जाती है, लेकिन फिलहाल उसने शोर नहीं मचाया। नहीं, पीछे से कैस्टर पोपॉय का ध्यान भटकाता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। इस दौरान ओलिव उसकी जान बचाती है और जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर अपनी दूसरी साथी तक पहुंचती है। जब ये दोनों अपनी कार के पास पहुंचती हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि एक मेट्रॉइड ने उनकी कार को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब उन्हें कैस्टर की भी चिंता होती है, क्योंकि उसकी जान भी खतरे में थी। ओलिव बताती है कि वह और कैस्टर अक्सर यहाँ आते हैं और यहाँ एक खाली फैक्ट्री है जहाँ वह सोचती है कि कैस्टर जरूर गया होगा। वे लोग भी उसे बचाने के लिए वहीं निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें उस बूढ़े आदमी की लाश के टुकड़े मिलते हैं जिसने उन्हें बताया था कि कॉमिक इवल है और वह तबाही लाएगा। जब ये लोग कैस्टर को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी पोपॉय कैस्टर के सामने आ जाता है। कैस्टर को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत उसके पास जाती है, लेकिन पोपॉय उसे एक हाथ से मारकर उसके मुंह को तोड़ देता है और वह वहीं मर जाती है। इसके बाद पोपॉय कैस्टर को यहाँ मौजूद एक केमिकल टैंक में डाल देता है और उसे पूरी तरह से गला देता है ताकि उसकी लाश की हड्डियां भी न मिले। अब ओलिव बच जाती है, जो अपनी जान बचाने के लिए उस फैक्ट्री की ओर भागती है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसके हाथ में एक शॉटगन होती है। वह उसे बताता है कि कैसे एक आदमी उनके पीछे पड़ा है और ग्रुप के सभी सदस्य मार चुका है। ओलिव की बातें सुनकर वह बूढ़ा आदमी उसे बुरा भला कहने लगता है, लेकिन उसने यह भी बताया कि उसने ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए कुछ बनाया है। हालांकि वह क्या था यह नहीं दिखाया गया। जब ओलिव ने उसे देखा तो वह हैरान रह गई। तभी बाहर से उन्हें फिर से आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा आदमी ओलिव को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद अपनी व्हील चेयर के साथ बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही पोपॉय ने उस आदमी को पकड़कर अपनी हाथ में मौजूद हड्डी से मारकर खत्म कर दिया। इस दौरान ओलिव भी भागकर बाहर आ गई। वह पोपॉय से लड़ना चाहती थी, लेकिन पोपॉय ने उसे एक तरफ धकेल दिया। इससे पहले कि पोपॉय उसे मारता, ओलिव की किस्मत एक बार फिर से घटनाएं आगे बढ़ती हैं और यहाँ वही घायल लड़का होता है जिसने सबसे पहले पोपॉय के बारे में चेतावनी दी थी। वह लड़का पोपॉय पर हमला करता है, उसके सिगार से मेट्रॉइड निकालकर उस पर हमला कर देता है। पोपॉय उस लड़के को एक हाथ से नीचे गिराते हुए उसके मुंह पर अपना पैर रखकर उसे बुरी तरह कुचल देता है और मार देता है। अब वह मेट्रॉइड जिसे पोपॉय ने गिराया था ओलिव के हाथ में आ जाता है। जैसे ही ओलिव ने उसे उठाया, उसके हाथ जलने लगते हैं, लेकिन ओलिव उसे छोड़ता नहीं है और उसे एक चेनसॉ मशीन के जनरेटर में डाल देता है, जिससे वह बड़ा चेनसॉ चलने लगता है। यह चेनसॉ वास्तव में उस बड़े आदमी ने बनाया था, जिसके बारे में उसने ओलिव को बताया था। ओलिव ने हिम्मत से इस चेनसॉ को चलाते हुए पोपॉय के पास पहुंच गई, लेकिन पोपॉय हार मानने वाला नहीं था। उसने भी कुछ टूल ढूंढे और उसे एक हथौड़ी मिली, जिससे वह अच्छे से लड़ नहीं सकता था क्योंकि सामने चेनसॉ था। ओलिव ने एक ही वार में पोपॉय की बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए और उसे लगा कि आखिरकार उसकी जान चली गई है। वह वहाँ से चली गई, लेकिन सुबह होने पर हमें दिखाया गया कि पोपॉय की लाश वहाँ नहीं थी, जिसका मतलब था कि पोपॉय अभी जिंदा था। ओलिव, जो रात वहीं सो गई थी, जब सुबह उठी और यह नजारा देखा तो उसकी चिंता और बढ़ गई। ओलिव जानती थी कि पोपॉय कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह उससे निपटने की तैयारी करने लगती है। कहानी में कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और हमें खबर मिलती है कि पोपॉय अब न्यूयॉर्क पहुंच चुका है और वहां तबाही मचा रहा है। उसे खत्म करने के लिए हमारी सुपर वुमन ओलिव तैयार हो रही थी। उसने पोपॉय से निपटने के लिए एक मैकेनिकल हाथ बनाया था और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है, यह रहस्य छोड़ते हुए कि क्या ओलिव पोपॉय को खत्म कर पाएगी या नहीं।